नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं मेरे सहयोगी कुणाल गोस्वामी। तो चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले संभल हिंसा को लेकर बात करेंगे क्योंकि संभल हिंसा मामले में सियासत लगातार गर्माती जा रही है और सपा प्रतिनिधि मंडल जो है उनको संभल जाने से रोक दिया गया है, यानी उन्हें वहां पर अनुमति नहीं दी जा रही है। माता प्रसाद पांडे की अगर बात की जाए तो उनके घर के बाहर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। कहीं भी जाने का हमारा अधिकार है, माता प्रसाद द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है। और डीएम की अगर बात की जाए तो डीएम ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि जो भी सपा नेता हैं उनके घरों के बाहर जो चौकसी है वो बढ़ा दी जाए। आपको बता दें कि संभल दौरे से पहले पुलिस प्रशासन का पहरा तेज हो चुका है। कल की अगर स्थिति की बात करेंगे तो लगातार कहीं ना कहीं इंटरनेट सर्विसेज भी वहां पर सस्पेंड की गई थी, लेकिन देर शाम ये इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं क्योंकि यहाँ पर जुम्मे की नमाज के लिए काफी ज्यादा मुस्तैदी जो है वो देखी जा रही थी। लेकिन संभल में 24 नवंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भीड़ के इरादे काफी खतरनाक थे। कुणाल, बिल्कुल, तो लगातार इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर संभल हिंसा से जुड़ी हुई, जहां पर आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल आज संभल पहुंचना चाह रहा था। वहां के लोगों से मुलाकात करके एक रिपोर्ट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सबमिट करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले खबर निकलकर सामने आई जहां पर संभल के शासन प्रशासन ने वहां पर पीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है, यानी कि अगले 10 दिसंबर तक वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। डीएम की तरफ से, एसपी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई कि काफी मुश्किलों के बाद संभल में जो आम जिंदगी है वो धीरे धीरे पटरी पर आई है। हम नहीं चाहते कि राजनेता आके यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकें और एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो। बहरहाल कई महत्वपूर्ण नेता थे समाजवादी पार्टी के, जहां पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले चाहे माता प्रसाद पांडे हो या फिर सपा के प्रदेश अध्यक्ष। बहरहाल अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसे प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले लगा देती तो उन्हें दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगाए तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सोशल मीडिया हैंडल पोस्ट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के भी ऑफिशियल ट्विटर पेज पर इस तरह से पोस्ट किया गया और जो 15 सदस्यों का पैनल है उसके ना जाने पर यहां पर नाराजगी जाहिर की गई। उन्होंने आगे लिखा, भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। भाजपा हार चुकी है। तो ये है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर पोस्ट करते हुए आगे लिखा। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए बनाए गए सपा प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेताओं के घरों पर सरकार द्वारा पुलिस लगाकर उन्हें संभल जाने से रोकने की घटना घोर निंदनीय व अलोकतांत्रिक है। भाजपा सरकार संभल हिंसा का सच छुपा रही है। सपा प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया हैंडल पर समाजवादी ने पोस्ट करते हुए कई महत्वपूर्ण एक के बाद एक ट्वीट किए। पहला ट्वीट ये रहा, दूसरे ट्वीट में भी काफी महत्वपूर्ण आरोप उन्होंने लगाए हैं मौजूदा सरकार पर। बहरहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे अपने आवास पर, उनके आसपास देखिए किस तरह से पुलिस का पहरा लगा हुआ है। इससे पहले उन्होंने नाराजगी जाहिर की, मीडिया से मुखातिब भी उन्होंने कहा कि संविधान हमें हर जगह जाने की इजाजत दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे घर के आसपास पुलिस क्यों लगा दी गई और देर रात ही मुझे इन्फॉर्म किया गया कि वहां पर बीएनएस की धारा 163 लागू है, लिहाजा वहां पर आगामी 10 दिसंबर तक इस तरह का प्रतिबंध रहेगा। बहरहाल क्या कुछ कहना रहा माता प्रसाद पांडे का, क्या उन्होंने नाराजगी जताई मीडिया के सामने, आइए आपको सुनवाते हैं। होता तो चुपचाप कहीं चले जाते, हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा। अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई, आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहली कहे कि नहीं
फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो मैं ठीक है। फिर रात को जब होम सेक्रेटरी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए, हम नहीं भड़काते हैं, उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे? तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेतृत्व। देखिए, इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच के डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अभी आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर, उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है ये तय था कि लोग आएंगे, वो संभल के पास मिलेंगे। अब वो लोग अपना अपना, जब हमारे यहाँ ये है तो उनके यहाँ भी ऐसे पुलिस लगी होगी। हाँ, आखिर सरकार संभल क्यों नहीं जाने देना चाहती? क्या ये आप हमसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो ना, सर आपके यहाँ के अधिकारियों से पूछो संभल क्यों नहीं जाने देना चाहते। जाना होता तो चुप। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे माता प्रसाद पांडे को आपने सुना। सीधे रुख करेंगे राजधानी लखनऊ की तरफ। उमेश, हिंसा संभल में हुई लेकिन राजनीति लखनऊ में गरमा रही है। पहले तो 15 के 15 चेहरों को जो समाजवादी पार्टी से संभल जाना चाह रहे थे उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई। उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि सभी सपा नेता लखनऊ में ही एकत्रित हुए और प्रोटेस्ट किया है, नाराजगी जाहिर की है। देखिए कुणाल, बिल्कुल जिस तरह से संभल हिंसा के बाद से जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो पूरी तरह से गर्मा गई है। अब देखिए कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संभल जाना था 15 सदस्यीय टीम के साथ, प्रतिनिधिमंडल के साथ, लेकिन उनके लखनऊ आवास पे उनको प्रशासन ने रोक दिया। पुलिस ने उनको वहीं पर उनके घर पे ही उनको रोका गया है। साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरह से और भी पार्टी के जो 15 सदस्यीय टीम के जो सदस्य थे प्रतिनिधिमंडल के, उनको भी रोका गया है। यानी प्रदेश अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं उनके आवास पे भी पुलिस लगा दी गई है, उनको बाहर न आने की इजाजत दी गई है। साथ ही साथ जिस तरह से संभल प्रशासन ने कहा है कि 10 तारीख तक यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता, वहां पर निर्देश दिया गया है और ये भी कहा गया है कि कहीं न कहीं यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसके चलते ये सब एहतियात किए गए हैं। तो कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारियों का कुणाल कहना है, उनका यही कहना है कि संभल में फिर से कहीं हिंसा न भड़क जाए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब न हो, इस कारण तमाम जो राजनेता हैं, नेता हैं, उनको रोका गया है। और इसके पीछे अगर देखें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा है, उन्होंने कहा है कि किस तरह से बीजेपी बिल्कुल खिसिया गई है और हारी है, और कहीं न कहीं बीजेपी सरकार जो आज कार्रवाई कर रही है यही अगर पहले संभल में कर लेती। अब आने वाले वक्त में आज दिन भर में समाजवादी पार्टी क्या करने जा रही है उमेश? क्या धरना प्रदर्शन किया जाएगा, नारेबाजी की जाएगी, प्रोटेस्ट किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, या सिर्फ रणनीति बनाएंगे पार्टी कार्यालय में? क्या कुछ जानकारी है सपा की तरफ से? देखिए, अभी जो जानकारी निकल कर आई है कुणाल की, ये जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे को उनके आवास पे रोका गया था, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम सभी लोग अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जाएंगे, वहां एकत्र होंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम जो पदाधिकारी उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से लगातार प्रशासन गुमराह कर रहा है
और बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि हम सही चीज जान पाए, संभल हिंसा की वजह क्या रही है। इस तरह का हवाला दिया गया है समाजवादी पार्टी के तरफ से। लेकिन इतना जरूर है कि अब संभल हिंसा को लेकर जिस तरह से सियासत पूरी तरह से देखी जा रही है, विपक्ष की जो पार्टियां लगातार हमलावर हैं ये तो हो गई सियासत की बात, सियासत एक तरफ रही, लेकिन पुलिस की अगर बात करेंगे, पुलिस किस तरीके से संज्ञान ले रही है? क्योंकि 250 यानी कि 250 ऐसे चेहरे हैं जिनकी फोटो सामने आई है, उपद्रवियों के नाम सामने आए हैं, 700 से ज्यादा चिन्हित भी किए गए हैं। इतने बड़े क्राउड पर किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल, संभल में उसके बाद जो उपद्रवित है, जो हिंसा करने वाले लोग थे, उनकी सोशल मीडिया पे फोटो वायरल की गई है और साथ ही साथ संभल के स्थानीय लोगों से अपील की गई है, संभल प्रशासन ने अपील की है कि इनको पहचाने और इनको कार्रवाई के जद में लाया जाए, ताकि आने वाले समय में कहीं पे भी इस तरह की हिंसा संभल में ना फैले। तो आप लगातार जो कार्रवाई की जद है, 27 से 28 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे भी पुलिस निगरानी रख रही है कि कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा या इस तरह के भावनाओं को आहत करने वाला कोई पोस्ट करेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। यानी संभल में जो आम जनमानस है, जो जीवन है, उसको पटरी पे लाया जा रहा है। जिस तरह से कल जुमे की नमाज के बाद इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया और लगातार स्कूल और तमाम जो प्रतिष्ठान है उनको खुलने की इजाजत दी जा रही है, तो ऐसे में प्रशासन का यही हवाला है कि अगर कोई पार्टी का नेता यहाँ पर आके कोई बयान देगा तो कहीं कहीं हिंसा यहाँ पर भड़क सकती है। और महत्वपूर्ण सवाल उसके बाद इजाजत लेंगे उमेश, समाजवादी पार्टी को तो बोल दिया गया कि 10 तारीख तक वहां पर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। 2 तारीख को कांग्रेस का भी प्लान था कि अजय राय के नेतृत्व में वो भी संभल जाना चाह रहे थे। उनकी तरफ से क्या जानकारी है? क्या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है वो प्रतिनिधिमंडल का संभल दौरा, या वेट एंड वॉच की कंडीशन है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां संभल जाना चाहती हैं और कहीं ना कहीं जो उनके लोग हैं, पार्टी को ये लगता है कि वहां पर जाकर संभल में हिंसा की वजह जाने और पार्टी लेकर उसको मुद्दा बनाए। तो जो पार्टियां हैं वो जाना जरूर चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके मद्देनजर जो भी वहां पर निर्देश है उसके अनुपालन में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में प्रशासन वहां पर किसी भी पार्टी के नेताओं को आने की इजाजत नहीं दे रहा है। तो ऐसे में कहीं कहीं जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी 2 तारीख को कार्यक्रम था संभल हिंसा को लेकर। तो अब प्रशासनिक जो कहीं ना कहीं निर्देश है उसका अनुपालन सबको करना होगा और हमें लगता है कि जब भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल जाएगा उसके पहले ही प्रशासन उन्हें रोकेगा। शुक्रिया आपका उमेश, हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई संभल हिंसा पर, क्या कुछ लखनऊ में चल रहा है, लेकिन अब सीधे आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीधे संभल की ही, क्योंकि संभल में बीते दिन जुमे की नमाज के बाद से लगातार शासन प्रशासन चौकस है। संभल में बीते दिन जुमे की नमाज अदा की गई, उसके बाद प्रशासन और अलर्ट मोड में आया। ड्रोन से इलाके में निगरानी की जा रही है कि क्योंकि सकुशल संपन्न हुई जुमे की नमाज, उसके बाद हर एक चीज को बिल्कुल निर्देशित तरीके से पटरी पर धीरे धीरे लाया जा रहा है। शहर बाजार खोल दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, आवागमन सुचारू कर दिया गया है। और जिस तरह से मेरे सहयोगी शिफवन ने जानकारी दी कि बीते दिन जुमे की नमाज के बाद से इंटरनेट पर लगी पाबंदी भी हटा दी गई है, लेकिन अभी भी संभल में धारा 163 लागू है। उस लिहाज से बाहरी व्यक्ति चाहे वो आम हो या खास हो, उनके आने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां पर धारा 163 लगाई गई है और बाहर का कोई भी व्यक्ति संभल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। स्थिति को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है, लेकिन अभी फिलहाल जो वहाँ की स्थिति है थोड़ी सी सामान्य हो रही है। जो वापस जो ट्रेन है वो पटरी पर आती नजर आ रही है, लेकिन बाहर के लोग अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है। और अगर बात की जाए पुलिस की, पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से मैंने बताया कि पहले भी सोशल मीडिया साइट्स पर अलग अलग हैंडल्स पर कुछ लोगों की तस्वीरें सामने आ चुकी है, उन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी 700 से अधिक ऐसे उपद्रवी हैं जिनको चिन्हित कर दिया गया है, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। लेकिन बड़ी चुनौती कुणाल ये भी है, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है, इतना बड़ा मॉब है, इन सभी लोगों पर कार्रवाई करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने। तो बीते दिनों जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई
मस्जिद का सर्वे था, एएसआई की टीम थी, मुस्लिम पक्षकार थे, हिंदू पक्षकार थे, एसपी डीएम सब थे। लेकिन उस दौरान हिंसा हुई और हिंसा के दौरान जिस तरह से 5 लोगों की मौत हुई, उसके बाद से सियासत जारी है। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इस पत्थरबाजी में गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर कि वहां से क्या क्या बरामद हुआ। ये जो प्रदर्शनकारी थे कितनी तैयारियों के साथ आए थे हमला करने के लिए। देखिए, दंगाइयों ने 41 राउंड फायर किया था। वहां से घटनास्थल से बरामद खाली कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। 12 बोर तमंचे के 21 खोखे घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। 32 बोर तमंचे के 11 खोखे उपद्रवियों वाले स्थान से बरामद हुए हैं। 315 बोर तमंचे के 9 खोखे भी घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। बड़ी बात तस्वीरों में निकल कर आया कि आरोपियों के पास तमंचे भी थे और चाकू छुरी भी थी। यानी आप सोचिए कितने बड़ी साजिश करने के लिहाज से ये सब लोग वहां पर पहुंचे थे। अब जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार उन तमाम इलाकों का दौरा कर रही है, कार्रवाई कर रही है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमने देखा बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो न्यायिक आयोग है, पीस कमेटी है, वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में गठित कर दी गई है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। वहीं जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, विवादित नेता हैं मौलाना तौकीर रजा खान, उन्होंने कहा कि हिंसा में मारे गए लोग शहीद हैं, जिसके बाद से राजनीति और बढ़ती हुई नजर आई है। बहरहाल चीजें धीरे धीरे कंट्रोल की जा रही हैं, लेकिन राजनेता मामले को ठंडा होने देना नहीं चाह रहे। इसीलिए संभल में जहां एक तरफ शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती शांति व्यवस्था को कायम करना है, तो वहीं दूसरी तरफ यह अपील भी की जा रही है कि कृपया संभल की शांति पर किसी तरह की सियासत को ना किया जाए। तो आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को लखनऊ में ही रोक लिया गया। उनके घर के आसपास पुलिस का पहरा लगा दिया गया। 2 तारीख को कांग्रेस के नेता भी संभल जाना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल उनके दौरे पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर मुस्लिम पक्षकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर बीते दिन सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया। तो मुस्लिम पक्ष ये याचिका लेकर पहुंचा था कि संभल हिंसा में जो न्याय है, जो सर्वे है, उसे पूरी तरह से रोक दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम थोड़े आशंकित हैं, लिहाजा जो लोअर सेशन कोर्ट है उसके फैसले पर, उसकी प्रोसीडिंग पर हम रोक लगाते हैं। आपको नसीहत देते हैं कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, वहां से अपनी पिटीशन फाइल करें। जबकि दूसरी तरफ खबर है कि हिंदू पक्षकार की तरफ से एक कैविएट वहां पर दाखिल किया गया है। कैविएट में मांग की गई है कि किसी भी तरह का इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने से पहले जो हिंदू पक्षकार हैं उनकी तमाम चीजों को भी अच्छी तरह सुन लिया जाए। तो यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के सर्वे विवाद से जुड़े मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 वकीलों के नेतृत्व में एक कैविएट दाखिल कर दी है। दोनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि संभल की जो शाही मस्जिद में सर्वे वाले आदेश है उसमें कोई भी याचिका अगर मुस्लिम पक्षकार दाखिल करता है तो कृपया हमारा पक्ष भी सुना जाए, हमारे पेपर वर्क को भी कंसिडर किया जाए। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। केशव, मुस्लिम पक्षकार की तरफ से संभल मामले में जो बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, अब खबर निकलकर सामने आई है कि मुस्लिम पक्षकार को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के निर्देश दे दिए गए, लेकिन इससे पहले कि मुस्लिम याचिकाकर्ता अपनी पिटीशन वहां रखते, पेपर रखते, उससे पहले हिंदू पक्षकार वहां पहुंच गए और कहा कि भैया इनके पेपर को कंसिडर करने के साथ साथ हमारे पेपर्स पर भी ध्यान दिया जाए, कोई फैसला जल्दबाजी में ना हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संभल मामले में लगातार जो मुस्लिम पक्ष है उसको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आप जाइए और इस पूरे पक्ष को सोमवार को इसमें कहीं ना कहीं अर्जी भी दाखिल हो सकती है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर हम दोनों पक्षों की माने तो जहां हिंदू पक्ष है वो अपने दावे कर रहा है और मुस्लिम पक्ष के अपने दावे ये हैं कि सर्वे ना कराया जाए, आगे जांच ना कराई जाए।
और हमने कई मामलों में देखा है। आपने अगर हम जिक्र करें तो जहाँ बनारस का जिक्र करें, जब वहाँ ये घटना हुई थी, आपने ग्राउंड पर भी उसको कवर किया था, तो कई पक्षों में ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं कि जब जब जांच की बात हुई है तो जांच की बात को रोकने का जो काम है वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने कभी नहीं किया। और कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी मामले में जांच का प्रावधान है तो वो जांच होगी, वो सर्वे होगी, और ये कई बार ऐसा हुआ है। और यही बड़ी बात है। बड़ी बात है, तमाम दर्शकों को बताएं केशव कि जो हिंदू पक्षकार की तरफ से 2 अधिवक्ताओं ने जो कैविएट दाखिल की है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो रखे गए हैं बेंच के सामने? देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये तथ्य रखे हैं कि जो मौजूदा तथ्य हैं उनके आधार पर ये कहा जा रहा है, ये 2 याचिकाएं हिंदू पक्ष ने दाखिल की हैं। उन्होंने कैविएट में मांग की बात की है। आदेश से पहले उन्होंने कहा है कि इन तमाम तथ्यों को देखा जाए और उस तथ्य के आधार पर ही जो है फैसला सुनाया जाए। लेकिन जो ये कैविएट दाखिल किया गया है, इसमें बहुत मजबूत साक्ष्य हिंदू पक्ष की तरफ से जुटाए गए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के पास अभी जो है वो आधार निश्चित नहीं है कि किस आधार पर मुस्लिम पक्ष इसको सामने रखेगा। बहरहाल इस पर बहुत जल्द इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। सोमवार को संभावना ये है कि अर्जी दाखिल होगी, उसके बाद इस पर सुनवाई की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल केशव, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। जहां पर अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले की सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है और ये उम्मीद भी है कि मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में जल्द ही अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। देखिए, बिल्कुल संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पर अर्जी दाखिल होगी। लेकिन इस अर्जी पर कितना राहत मुस्लिम पक्ष को मिलेगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन मौजूदा कई केसों के अनुमान के आधार पर कई जानकारों का बिल्कुल, तो अब सबकी निगाहें सोमवार को जा टिकी हैं, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्षकार की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया केशव। यहाँ छोटा सा ब्रेक ले रहे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो चलिए, स्वागत है आप सबका। इस छोटी सी ब्रेक के बाद सीधे देहरादून की तस्वीरें आपके सामने साझा करेंगे, जहां पर नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल अपने विधायक पद की शपथ ग्रहण कर रही हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने। विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। पीछे कर लो कैमरा। पुष्कर सिंह धामी, राधा रतूड़ी और अन्य बीजेपी विधायकों और कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में विधानसभा में आशा नौटियाल विधायक पद की शपथ लेते हुए। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा का उपचुनाव केदारनाथ पर संपन्न हुआ था। उससे पहले बीजेपी की नेता थी, लेकिन उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का यहाँ कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन सीधे तौर पर ही आशा नौटियाल ने कांग्रेस को परास्त करके केदारनाथ सीट पर कमल खिलाने का काम किया और आज विधिवत तरीके से विधानसभा में आशा नौटियाल ने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। तस्वीरें आपके सामने राजधानी देहरादून से। राधा रतूड़ी पुष्प गुच्छ देते हुए उन्हें सम्मानित करती हुई, उनका स्वागत करती हुई और शॉल पहनाकर अब आशा नौटियाल ने राधा रतूड़ी का भी स्वागत किया। तस्वीरें सीधे विधानसभा से, जहां पर राधा रतूड़ी निर्देशन में आशा नौटियाल ने पद व गोपनीयता की शपथ ले ली है। नवनिर्वाचित विधायक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र।
ये किसका लेंस है? तो उत्तराखंड विधानसभा से ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल, राधा रतूड़ी समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं धामी सरकार में मंत्री, वो सभी उपस्थित हैं। खुशी के साथ मिठाई खिलाई जा रही है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की और कमल खिलाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस इस सीट को लेकर आश्वस्त थी कि इस बार कांग्रेस केदारनाथ पर हाथ का कमाल दिखाने में कामयाब रहेगी, लेकिन एक बार फिर से उसे निराशा हाथ लगी। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह से ये बड़ी खबर निकलकर सामने है, जहां पर राजनीति लगातार बरकरार है। तो अजमेर दरगाह मामले पर सियासत तेज हो गई है। नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने मामले में बीजेपी पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि याचिका के पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। इससे पहले हमने देखा, चाहे प्रमोद तिवारी हो चाहे संजय सिंह, कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता के चलते इस तरह से पिटीशन दायर की जा रही है। जो लैंड ऑफ वॉरशिप एक्ट है उसका भी सीधे सीधे उल्लंघन मथुरा से लेकर काशी, काशी से लेकर बदायूं, बदायूं से लेकर संभल और संभल से लेकर अजमेर तक साफ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका निचली अदालत में स्वीकार किए जाने के बाद से राजस्थान की राजनीति में एक नया उफान देखने को मिला है और कांग्रेस जो है वो साफ तौर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर इस चीज को लेकर भी तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता इस याचिका के पीछे भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भी कहा है कि यह सच है कि बाबर, औरंगजेब समेत अन्य के अधिकांश मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदें बनाई गई थी। साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो शासनकाल पर यहाँ पर पुराने जो शासनकाल रहे हैं उन पर, मुगल्स पर यहाँ पर तंज कसते हैं, लेकिन उसी तरफ कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसती नजर आ रही है। इस मामले में न्यायालय निर्णय करेगा। अगर जांच होगी और कोर्ट खुदाई के आदेश देता है तो अवशेष मिलने के बाद निर्णय साफ हो जाएगा। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है। सियासत कहीं ना कहीं सभी जगह देखने को मिल रही है। कांग्रेस भाजपा पर तंज कस रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर तंज कस रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साफ तौर से कह रही है कि अगर कोर्ट आदेश देता है वहां पर खुदाई की जाएगी, अवशेष मिलना यहाँ पर तय है। अवशेष जो है वो पक्का मिलेंगे, जिसके बेसिस पर इस दरगाह पर फिर से मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो राजस्थान की सुप्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो विष्णु गुप्ता ने पिटीशन दायर की लोअर कोर्ट में और कहा कि दरअसल यह अपने समय में शिव मंदिर था, लिहाजा यहां पर जांच होनी चाहिए। और इससे पहले कौन कौन से इलाके लगातार याचिका के चलते सुर्खियों में रहे वो आप देखिए। वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद सुर्खियों में रहा। इसके अलावा मथुरा में सुप्रसिद्ध कृष्ण जन्मभूमि के बगल में मौजूद शाही ईदगाह भी इस वक्त लगातार सुर्खियों में है, कोर्ट में केस चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान का धार देखिए, जहां पर कमला मौला मस्जिद भी लगातार सुर्खियों में है, केस यहां पर भी चल रहा है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजा मंडल मस्जिद पर भी लगातार दावा ठोक दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार को दरअसल हिंदू महासभा के नेता शिशि चतुर्वेदी ने वहां पर मंदिर होने का दावा ठोका। इसके अलावा अहमदाबाद में जामा मस्जिद में भी लगातार कहा जा रहा है कि दरअसल वहां खुदाई होगी तो वहां पर मंदिर ही और उसके अवशेष मिलेंगे। मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है और इसी बीच राजस्थान सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं दिलावर, मदन दिलावर जी, उन्होंने कहा कि मुगल शासन के दौरान हम सब जानते हैं कि बाबर ने और औरंगजेब ने किसी मंदिरों को, पौराणिक सनातन परंपरा से जुड़े सब स्थलों को तोड़ा था, ध्वस्त किया था और वहां पर मस्जिद बनवाई थी। अब ऐसे में खुदाई की जाती है तो कुछ ना कुछ निकल कर जरूर आएगा। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर बदायूं से जुड़ी हुई, जहां पर बदायूं में भी नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामला गरमाया हुआ है। मामले पर आज सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस सुनवाई पर सबकी निगाहें रहेंगी।
इससे पहले 19 नवंबर को यह सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से उस वक्त की सुनवाई को टाल दिया गया। जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया है और आज इंतजामिया कमेटी यानी कि मुस्लिम पक्षकार की तरफ से बहस की जाएगी। तो आपको बता दें कि इंतजामिया कमेटी के सदस्य और अधिवक्ता असरार अहमद मुस्लिम पक्ष के वकील रहेंगे और उनके मुताबिक जामा मस्जिद शमसी लगभग 840 साल पुरानी है। मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन द्वारा यहाँ पर करवाया गया था और यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि लगातार कुछ मामले सियासत में तूल पकड़ते जा रहे हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच में विवाद दो कम्युनिटीज में देखने को मिल रहा है, जहां पर मुस्लिम पक्ष कह देता है कि यहाँ पर दरगाह होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हिंदू पक्ष साफ तौर से कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर जो स्थानीय कोर्ट है अगर वो खुदाई के आदेश देते हैं तो वहां पर हिंदू पक्ष के कुछ सनातन धर्म से जुड़े हुए अवशेष या मंदिर के अवशेष मिलेंगे। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर बदायूं में नील महादेव बनाम जामा मस्जिद मामला तूल पकड़ता जा रहा है और मामले पर आज अहम सुनवाई होना तय है। बिल्कुल, तो आज का दिन काफी अहम है, जहां पर बदायूं की जो जिला जज है वहां पर ये पूरा मामला पटल पर रखा गया है। सोनू यादव इस वक्त सीधे हमारे साथ बदायूं से जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। सोनू, ताजा जानकारी साझा कीजिए। बदायूं कोर्ट पर सबकी निगाहें होंगी, इंतजामिया कमेटी की तरफ से उनका पक्ष भी रखा जाएगा, जिसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने दावा ठोका है कि यह मस्जिद नहीं, ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। बिल्कुल, देखिए बदायूं की जामा मस्जिद मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन अमित सिंह के कोर्ट में अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई होगी। कुछ ही देर में दोनों पक्ष जो है वो कोर्ट पहुंचेंगे और जिला कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी, जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि जो जामा मस्जिद शमसी है वो पहले नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था, राजा महिपाल सिंह का किला था और जिसको राजा अजयपाल सिंह ने उसका जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन मुगल शासन के दौरान इसको मस्जिद का रूप दिया गया था। तो कहने के हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। फिलहाल जिस तरह से देख रहे होंगे कि अजमेर शरीफ का मामला हो या फिर संभल का मामला हो, ये करवाया हुआ है। बदायूं में आज अहम सुनवाई होनी है। इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार का पक्ष है वो वकील है सरकारी, वो अपना पक्ष रख चुके हैं और आज इंतजामिया कमेटी वक्फ बोर्ड को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना है, अपनी दलीलें पेश करेगा मुस्लिम पक्ष जो है, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष की सुनवाई पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष अपने जो साक्ष्य है, जो तमाम हिंदू पक्ष की ओर से जो अधिवक्ता है वो अपनी दलील पेश करते दिखेंगे पूरे मामले में। फिलहाल आज सुनवाई होनी है और अब से कुछ देर में जिला कोर्ट से उसकी सुनवाई होगी। दोनों पक्ष कुछ ही देर में कोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद सुनवाई होगी। सोनू, जिला जो कोर्ट है उस परिसर के आसपास तो किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? हिंदू पक्षकार की तरफ से क्या कुछ उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं और जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो कितने आश्वस्त हैं कि जब इंतजामिया कमेटी की तरफ से जब तमाम बातें रखी जाएंगी तो कोर्ट उनको बहुत अच्छी तरह कंसीडर करेगी? सोनू, बिल्कुल, देखिए आज सुनवाई है तो उसको लेकर पुलिस, जैसे हाल ही में संभल में जो घटना हुई थी तो बदायूं पड़ोस का जिला है तो पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर रही है और जगह जगह ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो पुलिस की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। लेकिन जहां पूरे मामले पर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसका कोर्ट जो है वो आदेश करे कमीशन सर्वे के लिए। सर्वे के बाद तमाम जो साक्ष्य हैं वो निकल कर आएंगे हिंदू पक्ष में और वहां पर नीलकंठ मंदिर होने के तमाम साक्ष्य मिलेंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह ना कोई मंदिर था और ना है यहाँ पर। लेकिन एक बात काफी अहम है, अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारी जो नस्लें हैं वो कब तक ये मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के लिए लड़ती रहेंगी। और ये काफी अहम बात उन्होंने कह दी है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर नहीं, हर एक जगह पर, अगर हम संभल की बात करें या फिर अन्य इलाकों की बात करें, बदायूं की भी बात करेंगे, इससे पहले भी हमने दर्शकों को अपडेट किया था, लगातार हिंदू मुस्लिम पक्ष में विवाद देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए देश के विभिन्न इलाकों में तमाम मस्जिदों पर हिंदूवादी जो नेता हैं उन्होंने बात दायर की है, दावा किया है मस्जिद होने को। इसको लेकर सियासत की गरमाई हुई है। तमाम मुस्लिम पक्ष के जो बड़े लीडर्स है, ओवैसी से लेके तमाम जो लीडर्स, तौकीर रजा, तमाम लोगों के बयान तरीके के आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी इस पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं पूरे मामले पर अब सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। जी
चलिए, शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ सीधे बदायूं से जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे, बात कर रहे महाराष्ट्र की, जहां पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर महा सस्पेंस बरकरार है। एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे अचानक से अपने गांव सतारा निकल गए। अब महायुति की आज होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। दरअसल इससे पहले हमने देखा था गृह मंत्री अमित शाह के साथ तीनों महायुति के नेताओं ने बैठक की। जेपी नड्डा मौजूद थे, सुनील तटकरे वहां पर मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल वहां मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। अब बैठक होनी थी सीएम के चेहरे को लेकर, लेकिन नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि अचानक से इससे पहले की बैठक होती, बीते दिन ही एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा पहुंच गए और शिवसेना नेता की तरफ से सरसाट की तरह से बयान दिया गया कि जब भी वो कोई नया काम करते हैं तो पहले अपने घर जाना जरूर पसंद करते हैं। फिलहाल उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लिहाजा उन्होंने 2 दिन अपने घर महाराष्ट्र के सतारा में रहने का फैसला किया है। और इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्लैरिटी ना होने की वजह से विपक्ष को बैठे बैठाए महायुति पर तंज कसने का मौका मिल गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें, महाराष्ट्र में नए सीएम पर पेच कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है और महायुति की आज एक अहम बैठक होने वाली थी, जो कि अब रद्द कर दी गई है। अचानक अपने गांव चले गए एकनाथ शिंदे की वजह से, जो अपने वो गांव चले गए, इसकी वजह से कि ये बैठक जो है वो स्थगित कर दी गई। लेकिन आपको बता दें कि फडणवीस की बात करें, शिंदे और अजीत पवार इस बैठक में मौजूद रहने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो अभी फिलहाल रद्द कर दी गई है। दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, जहां पर हमने आपको तस्वीरें कल भी दिखाई थी। साफ तौर से देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें सामने आई थी, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और इस बीच में चेहरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं संशय फिर से बन चुका है। और सीधे रुक करेंगे मुंबई की तरफ, हकीम देशमुख इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हकीम, लगातार मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर सस्पेंस अभी भी गहराया हुआ है। सीएम की तरफ से बीजेपी की तरफ से सीएम होगा ये तो बात है, लेकिन ग्रीन सिग्नल एनसीपी और शिवसेना की तरफ से नहीं मिल रहा, जो इंपॉर्टेंट अलायंस है महायुति के। कुणाल, देखिए, ये जो पेच अब फंसा है, ये अब मुख्यमंत्री की जो सीट है उस पर नहीं फंसा है, उसके नाम पर नहीं फंसा है, वे पेच फंसा है गृह मंत्रालय पर। यहाँ पर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि अगर जो मेरी सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे और गृह मंत्रालय उनके पास था, तो अब अगर गृह मंत्री जो पद है वो कहीं न कहीं डिप्टी सीएम को देना चाहिए और वो मुझे मिलना चाहिए। इस तरीके से अब ये पेच फंसा है, क्योंकि 3 दिन पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर दिया था, अपना मुख्यमंत्री पद का जो है दावा छोड़ दिया था, उन्होंने कह दिया था कि अब मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं, कहीं न कहीं तो ये बात साबित हो जाती है कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री से अपना दावा वापस ले लिया था। पेच जो फंसा है ये गृह मंत्रालय पर फंसा है। अब आने वाले दिनों में यह साफ होगा। तस्वीर आज ही क्लियर होनी थी लेकिन हो नहीं पाई, अब समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। एक बड़ी बात, क्योंकि लगातार जो सीएम के चेहरे को लेकर देरी हो रही है, विपक्ष बैठे बैठे सियासी हमले कर रहा है। शरद पवार कह रहे हैं कि भैया अभी तो सरकार ने शपथ नहीं ली, उससे पहले ये हाल है, तो सोचिए अगले 5 साल क्या स्थिति होगी। और संजय राउत कह रहे हैं कि तस्वीरों को देखकर लग रहा है, चाल चलन को देखकर लग रहा है कि शायद एकनाथ शिंदे का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। देखिए जिस तरीके से ये सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसके बीच अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटों का आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो वो 137 के आसपास है, यानी कि बहुमत से बहुत करीब है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ अजीत पवार भी साथ में है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास ऑप्शन है। एकनाथ शिंदे भले ही कितना जोर लगा दे, लेकिन बीजेपी जो है उनकी बात मानने से रही, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो हमेशा से बीजेपी अपने पास रखती है, भले ही वो सीएम पद हो या फिर डिप्टी सीएम पद हो। तो आज अभी का जो है वो भी इसी तरीके से होगा। आला कमान बिल्कुल, अब देखना बेहद खास है कि अब आने वाले वक्त में तमाम बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, उसके बाद कितनी जल्दी महासस्पेंस पे से पर्दा उठ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम, हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी है।